हे गाइस, वेलकम टू अमित बायोटेक। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल मेम्ब्रेन मीन्स जो जितने भी मेम्ब्रेन के लिए मॉडल दिए गए थे स्टार्टिंग से एंड तक, वो हम लोग आज देखेंगे। इसके पहले वाला जो लेक्चर हम लोग लेक्चर 2 जो देखे थे, उसमें हम लोग सेल थ्योरीज की बात किए थे और थोड़ा बहुत मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखे थे कि मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है। आज हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे और सारे मॉडल्स को आज कवर करेंगे। और ये हमारा आज का है जो लेक्चर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूँगा फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है द प्लांट सेल प्रोटोप्लास्ट वर परमेबल टू वाटर बट नॉट लार्ज माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब एग्जांपल में प्लांट सेल का जो मेम्ब्रेन है उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें क्या है कि प्लांट सेल का जो प्रोटोप्लास्ट वर परमेबल टू वाटर बट नॉट लार्ज माइक्रोमोलिक्यूल लाइक सुक्रोज वगैरह को वो अंदर नहीं ले पाता है, लेकिन वाटर वगैरह को आसानी से अंदर ले लेता है। देन नेक्स्ट है हमारा पीफर 1877। जब एक साइंटिस्ट आया 1877 में, उनका नाम था पीफर, was the first to study the osmotic pressure within cells and surrounded by a thin layer which is called the plasma membrane। यानी सबसे पहले किसने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? तो पीफर 1877 में देखा गया था। अब यहाँ पे देखना, गौर करना, 1877 में सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखे थे। उसके बाद आए चार्ल्स अर्नेस्ट ओवेंटन 1895 में। Owenton finding led to the hypothesis that the thin membrane surrounding cells have the properties of oil. He called the layers surrounding cell as a lipoids and made from lipid and cholesterol। उसके बाद चार्ल्स अर्नेस्ट आए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब सेल मेम्ब्रेन जब स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई ऑयल टाइप का मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और उस मोलिक्यूल को उन्होंने नाम दिया लिपॉइड्स मेड फ्रॉम लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। मतलब कि चार्ल्स आइंस्टीन फिर सेकंड साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर स्टडी किया और उन्होंने उसमें दो चीज़ें देखी, दैट इज कोलेस्ट्रॉल और लिपिड। देन उसके बाद आया साइंटिस्ट लैंगमियर 1917 में, डेवलप एन apparatus in which molecule layer of lipid were separate at the air-water interface। Langmuir proposed that in the molecular film, the polar head group were directed towards the water, whereas the hydrophobic hydrocarbons are pointed towards the air phase। अब यहाँ पर लिपिड की बात कर रहे हैं, फॉस्फोलिपिड की। तो फॉस्फोलिपिड हमें पे पता है कि दो ग्रुप में बटा होता है, एक हेड होता है और दूसरा उसका टेल होता है। अब ये टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक है, हमें पता है, ये हाइड्रोफिलिक है। यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ समझाया था सबसे पहली बार लैंगमर ने 1917 में। इन्होंने बोला था कि वाटर की तरफ इसका हेड होता है और वाटर फोबिक मतलब जहाँ पर पानी से दूर इसका टेल होता है। इन्होंने समझाया था लैंगमर ने 1970 में। देन उसके बाद साइंटिस्ट आया, उनका नाम था गॉर्डन एंड ग्रेंडल। ये 1925 में experimentally concluded that the cell membrane are made up of two opposing thin molecular layers, and they proposed that this double layer is constructed such that two lipid layers formed by layer with the polar head groups pointing towards the aqueous environment। इन्होंने क्या किया कि लैब में इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। कॉर्टर एंड गार्डन ने देख तो पहले ले गया था दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा, लेकिन उन्होंने क्या किया, लैब में उनको प्रूव करके अच्छे से दिखाया कि बाहर की तरफ बेसिकली ये दो इन्होंने मतलब दो लेयर का थ्योरी दिया। इसमें इन्होंने बोला कि इसमें दो लेयर होता है लिपिड का, जो कि आपस में एक दूसरे के ऊपर मतलब इस टाइप के होते हैं, एक के ऊपर एक। और ये जो दो लेयर है उसका जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक जो टेल होता है वो एक तरफ होता है ना, और H2O जहाँ पर पानी है बाहर की तरफ उधर हेड होता है। इन्होंने बिल्कुल ये लैब में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। कौन किए थे? गॉर्डन एंड ग्रेंडल ने 1925 में। देन उसके बाद साइंटिस्ट आए JR डेनेली एंड H डेविसन। 1935 में, और उसके 10 साल बाद प्रपोज द मोलिकुलर मॉडल फॉर द बायोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग नोन एज द सैंडविच मॉडल। अब सेम उसी चीज़ को इन्होंने क्या किया, उसका नाम दिया, एक मॉडल तैयार किया जिसका नाम सैंडविच मॉडल दिया।
फिगर भी वही है, सब चीज़ पहले से पता है हमें कि फॉस्फोलिपिड था, इसमें भी पता है हमें कि फॉस्फोलिपिड था। इसमें भी कुछ खास इन्होंने दिखाया नहीं, बस एक मॉडल दे दिया, इस टाइप का होता है। इसमें इन्होंने पॉइंट बोला कि इन पार्टिकुलर दे अज्यूम दैट द मेम्ब्रेन हैज बोथ द लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर, water containing region and the membrane and its charge. Lipophilic what are responsible for the transport of water in soluble molecules. इनमें थोड़ा सा चेंजेस था इनके मॉडल में। इन्होंने बोला कि जो बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है ना, वो उसमें दोनों टाइप का करेक्टर्स होता है, तो वो हाइड्रोफोबिक करेक्टर भी होता है और लिपोफिलिक करेक्टर होता है, मतलब दो टाइप के करेक्टर, चाहे तो वो लिपोफिलिक होगा या हाइड्रोफोबिक करेक्टर, दोनों करेक्टर उसमें पाया जाता है। वाटर कंटेनिंग रीजन इन द मेम्ब्रेन एंड इट्स चार्ज, लिपोफिलिक पार्ट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ वाटर इन सोलुबल मॉलिक्यूल। अब इन्होंने बताया कि जैसे कि ये जो सपोज दैट ये हमारा मेम्ब्रेन हो गया, इस मेम्ब्रेन में लिपोफिलिक करेक्टर भी है, मतलब लिपोफिलिक है, और इधर क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक करेक्टर, मतलब दोनों टाइप का करेक्टर इसमें प्रेजेंट है बाहरी लेयर में। तो यही चीज़ इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हुआ था जब इन्होंने मॉलिक्यूलर मॉडल दिया था, तो ठीक है। अब ये फिगर समझ लो, ये प्रोटीन का जो पार्ट है ये हो गया हमारा वाटर इम्परमेबल पार्ट ऑफ द प्रोटीन, और ये जो बाहर वाला पार्ट है ये परमेबल पार्ट, ये वाटर परमेबल पार्ट हो गया। इस टाइप से समझाने की कोशिश किया। दिस इज द फिगर ऑफ फॉस्फोलिपिड। इसमें हेड दिखाया गया, इसमें टेल दिखाया गया, तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। ये चीज़ समझ गए। जो प्रोटीन का जो पार्ट है वो जो जैसे कि इसके ऊपर जो प्रोटीन पाया जा रहा है उसमें दो टाइप्स का क्या बोल सकते हैं, दो टाइप का करेक्टर उसमें मौजूद है। एक तो है कि वाटर परमेबल भी है और एक है वाटर इम्परमेबल पार्ट ऑफ द प्रोटीन। दोनों में, दोनों प्रोटीन में, मतलब एक ही प्रोटीन में दोनों करेक्टर मौजूद है। देन उसके बाद आता है उसी चीज़ को यहाँ पर हाइड्रोफिलिक जोन, और ये उसी फिगर को मैंने यहाँ पर समझाया है। दिट इज अ फिगर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें बाहर प्रोटीन है और ये हमारा जो हाइड्रोफोबिक जोन है, फॉस्फोलिपिड हो गया ये हमारा फॉस्फोलिपिड। बेसिकली इस मॉडल में उन्होंने कहा क्या कि उन्होंने बताया कि दो प्रोटीन के बीच में फॉस्फोलिपिड रहता है, जैसे दो प्रोटीन हो गए इसके बीच में फॉस्फोलिपिड है, और प्रोटीन के पास जो है ना, मतलब डुअल करेक्टर है, एक तो हाइड्रोफिलिक लिपिड है और हाइड्रोफोबिक वाटर है मॉलिक्यूल है, मतलब दोनों प्रेजेंट उसमें, चाहे तो लिपिड को ये अब्जॉर्ब कर रहा है और हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर भी, दोनों कैरेक्टर इसमें प्रेजेंट है इस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में। जो मैंने उस तरह समझाया था, ये जो मॉलिक्यूल्स इस टाइप का था और इसके बाद इस टाइप का जो स्ट्रक्चर था, जैसे कि पिछले वाले में, यहाँ पर देखो इसमें दोनों टाइप का कैरेक्टर प्रेजेंट है। देन उसके बाद आया जेडी रॉबर्टसन 1959 में, मतलब लगभग 15-20 साल बाद 1959 में प्रपोज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब इन्होंने एक मॉडल दिया जिसका नाम रखे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसमें इन्होंने 3 ट्राइमेलर कंसेप्ट का यूज़ किया। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिवेल दैट इट्स 3 लेयर्स। देखो इसके पहले 1959 के पहले माइक्रोस्कोप था, तो माइक्रोस्कोप में स्टडी करना, उतना थिन लेयर्स को स्टडी करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना और उसको जब उसमें जब ये हमारा मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया अच्छे से, तो इन्होंने देखा कि ये एक्चुअली 3 लेयर का बना हुआ है। देन उसके बाद पॉइंट हमारा द 2 आउटर लेयर आर डेंस एंड अप्रोक्सीमेटली 20 एंगस्ट्रम। ये जो हमारा आउटर लेयर है ये हमारा हो गया 20 एंगस्ट्रम का, 20 एंगस्ट्रम। जो आउटर लेयर हमारा 20 एंगस्ट्रम थिक एंड मिडिल लेयर इज अबाउट 35 थिक, 35 एंगस्ट्रम। और ये जो मिडिल वाला जो लेयर है हमारा, इसमें ये दोनों आएगा और इसमें ये दोनों आएगा, और ये मिडिल वाला लेयर जो हमारा हो गया ये 35 एंगस्ट्रम का है, ठीक है। इनमें जेडी रॉबर्टसन जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब मेम्ब्रेन को स्टडी किया, तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली ये 3 लेयर का बना हुआ है, जिसमें जो बाहर का जो 2 लेयर है वो 20 एंगस्ट्रम का है और बीच का जो लेयर है वो 35 एंगस्ट्रम का है, ठीक है।
दिस 3 लेयर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द यूनिट मेम्ब्रेन, और इस मॉडल को क्या बोला गया? यूनिट मेम्ब्रेन बोला गया। According to Robertson, even all biomembrane present inside the cell and around the cell organelle have a trilemma protein lipid protein arrangement। मतलब बोला गया कि चाहे सेल हो या सेल के अंदर जो भी मतलब मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें भी जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो इसी टाइप का है, मतलब प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, ये 3 फॉर्म प्रेजेंट है वहाँ पे, मतलब ट्राइलेमलर है, मतलब 3 लेयर का बना हुआ रहता है कोई भी मेम्ब्रेन। ये जो थ्योरी, ये जो मॉडल था काफ़ी क्या बोलते हैं, वैलिड है। अब ये स्ट्रक्चर देख लिए, ये 2020 एंगस्ट्रॉम को हो गया लिपिड और प्रोटीन लेयर, 2 प्रोटीन लेयर के बीच में एक लिपिड होता है, ठीक है। देन उसके बाद आया सिंगर एंड निकोलसन, एस.जे. सिंगर एंड निकोलसन 1972 में प्रपोज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये सबसे लेटेस्ट हमारा है, इसके बाद भी एक है लेकिन उसको अभी उतना डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन ये हमारा लेटेस्ट है। दिस मॉडल वाइडली एक्सेप्टेड एंड बेस्ट सुटेड मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजिकल नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा जो मॉडल दिया गया उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये बिल्कुल वाइडली एक्सेप्टेड हुआ, एक्सेप्टेड किया जाता है अभी तक। और ये जो है ना एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करता है किसी भी मेम्ब्रेन का फिजिकल नेचर और ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ओके, द सिंगर एंड निकोलसन कंक्लूडेड दैट द प्रोटीन में आल्सो स्पैन थ्रू मेम्ब्रेन। और इन्होंने एक चीज़ और देखा, सिंगर और निकोलसन ने, कि जो प्रोटीन्स जो है वो मेम्ब्रेन से स्पैन करके बाहर की तरफ भी रहता है, मतलब जैसे अगर मेम्ब्रेन है तो ये प्रोटीन इस टाइप से बाहर भी निकला हुआ रहता है, स्पैन साथ में जुटा हुआ रहता है। द मॉडल कैन बी समराइज एज फॉलोज। अब इसमें 2 समरी है। फर्स्ट जो है, मेम्ब्रेन आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मेनली लिपिड एंड प्रोटीन। ये तो हमें पता है कि मेम्ब्रेन 2 ही चीज़ से बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से। द प्रोटीन्स फॉर्म मेनली 2 क्लासेस। अब प्रोटीन्स में भी 2 क्लासेस है, दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल मतलब जुड़ा हुआ लग रहा है, पेरिफेरल मतलब वर्ड से ही लग रहा है कि बाहर की तरफ, पेरिफेरल मतलब जो मेम्ब्रेन है उसके बाहर की तरफ, और इंटीग्रल मतलब इससे जो जुटा हुआ है सो, यानी 2 टाइप्स के इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अब पेरिफेरल प्रोटीन की अगर बात करें, आर दोज प्रोटीन दैट आर ओनली लूजली अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन सरफेस एंड कैन इजली सेपरेटेड फ्रॉम द मेम्ब्रेन बाय माइल्ड ट्रीटमेंट। थोड़ा सा भी अगर ट्रीटमेंट इसमें दिया जाएगा तो ये आसानी से सेपरेट हो जाता है, पेरिफेरल जो ऊपर वाला जो प्रोटीन है। जैसे एग्जांपल में साइटोक्रोम सी है इन माइटोकॉन्ड्रिया और स्पेक्टिन इन इरेथ्रोसाइट्स, ये 2 एग्जांपल्स हैं जो कि पेरिफेरल प्रोटीन्स में आते हैं। देन उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स की। अब इंटीग्रल प्रोटीन्स नॉट इजली सेपरेटेड, क्योंकि इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो वो मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है बिल्कुल, तो सेपरेट आसानी से नहीं होगा। कैन नॉट इजली सेपरेटेड फ्रॉम द लिपिड्स, द फॉर्म्स ऑफ द मेजर फ्रैक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, द स्ट्रक्चर फॉर्मिंग यूनिट मैट्रिक्स इज द लिपिड डबल लेयर bilayer protein may be absorbed to the membrane surface of the span through the membrane। अब ये प्रोटीन क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है लिपिड्स को, लिपिड बाइलेयर के बीच में प्रेजेंट है, और वहाँ से ये अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है इसमें, बाहर वाले जो सिस्टम है उसको अब्जॉर्ब करता है बेसिकली देखा जाती है। एक्चुअली ये लिपिडोफिलिक है, लिपिडोफिलिक है, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है ये इंटीग्रल प्रोटीन, जो क्या करता है, लिपिड को अट्रैक्ट करके वो अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। देन इसके बाद ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को का फिगर है, इसको समझते हैं। ये देखो यहाँ पर हमारा फॉस्फोलिपिड हो गया, टेल जो है अंदर की तरफ है, और प्रोटीन चैनल से कहीं कहीं पे, और ये पेरिफेरल प्रोटीन देख लो यहाँ पर कैसे, सॉरी, ये हमारा पेरिफेरल प्रोटीन हो गया जो बिल्कुल अटैच्ड है, यहाँ पर देख लो। और ये इंटीग्रल प्रोटीन हो गया जो कि इंटीग्रेटेड है मेम्ब्रेन से। ये एक्चुअली 3D टाइप का स्ट्रक्चर है, मैंने बनाने की कोशिश की है, मुझसे इतना ही बन पाया, आई थिंक समझ जाओगे आप। और ये कहीं कहीं पे कोलेस्ट्रॉल है जो एम्बेडेड है, कहीं कहीं पे ग्लाइकोलिपिड्स भी हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी है। ये सब चीज़ प्रेजेंट होते हैं। इसका क्या काम है हम लोग इसके आगे वाला लेक्चर में बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी इतना फंक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस क्या क्या प्रेजेंट है स्ट्रक्चर और
बेसिकली हम लोग देख रहे हैं प्रोटीन और लिपिड इसमें जो है उसका कैसे कैसे वो प्रेजेंट है। इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे सबका फंक्शंस कैसे काम कर रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब चीज़ों को अंदर ले रहा है, चीज़ों को बाहर कर रहा है, ये सब चीज़ हम लोग डिफ्यूजन वगैरह सब अच्छे से पढ़ेंगे इसके अगले लेक्चर में यानी लेक्चर 4 में। अभी इतना ही। देन उसके बाद निकोलसन एंड सिंगर एंड निकोलसन जो साइंटिस्ट जो सबसे लेटेस्ट मॉडल दिए दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है। ओके। इसके बाद भी एक साइंटिस्ट आए हिलर एंड हॉल्फमैन प्रपोज माइसेलर थ्योरी विच स्टेट दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मोज़ेक ऑफ ग्लोबुलर सब यूनिट ऑफ माइसेल्स ऑफ लिपिड मोलिक्यूल्स। ये चीज़ उन्होंने थोड़ा सा डिटेल में बताया कि बहुत सारा मोज़ेक ग्लोबुलर सब यूनिट भी प्रेजेंट है। ग्लोबुलर सब यूनिट जैसे कि मैंने बताया ग्लोबुलर प्रोटीन हो गया, ये सब टाइप का जो यूनिट्स है ये भी सब कहीं कहीं पे प्रेजेंट है। इसका भी कहीं कहीं किसी चीज़ का रोल है, चैनल के जैसे चैनल का काम करता है ये सब। तो ये साइंटिस्ट को भी ये सब दिखा होगा तो इन्होंने ऐड किया इस चीज़ को आगे। अब में भी हो सकता है इन फ्यूचर कुछ और हमें देखने को मिले, क्योंकि अब जो हमारा साइंस है काफ़ी डेवलप कर गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब काफ़ी अच्छे से होता है, तो में भी हो सकता है कुछ अलग चीज़ आगे मिले हम लोगों को। अभी फ़िलहाल हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही पढ़ते हैं और ये अभी काफ़ी वाइडली एक्सेप्टेड है, लेटेस्ट है। कितना में दिया गया था 1975 या 65 72 में दिया गया है। तो बेसिकली आज हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार शॉर्ट्स में देख लेते हैं थोड़ा फास्ट करके। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल मेम्ब्रेन देख रहे थे। स्ट्रक्चर मतलब कितने टाइप्स के मॉडल्स दिए गए मेम्ब्रेन को समझने के लिए। अब चूँकि ये जितने भी लगभग 60 के पहले जितने भी मॉडल्स हैं ना वो सब माइक्रोस्कोप पर ही काम किया गया था, एक एज्यूम था। तो वो उतना काम नहीं आया, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना देन उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मॉडल दिया गया। अभी उसके बाद सबसे पहले जो देखे थे कौन, पी फेफर, जिसने क्या किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा था और उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया था, ठीक है। देन उसके बाद चार्ल्स अर्नेस्ट आया, फिर लैंगमुअर आया, देन कॉटन एंड ग्रीनल आया। कॉटन एंड ग्रीनल ने काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया। इसमें उन्होंने दिखा दिया था कि लिपिड और फास्फोलिपिड को इन्होंने बताया था, प्रोटीन स्ट्रक्चर को इन्होंने नहीं देखा था। बस इन्होंने लिपिड्स को आराम से अच्छे से बता दिया था कि दो लिपिड का बाई लेयर होता है फॉस्फोलिपिड का, और इन्होंने प्रोटीन को नहीं देखा था। देन उसके बाद जे एन डेनियल एंड एच डेविसन आया, जिन्होंने प्रोटीन देखा और इनका थॉट था कि जो प्रोटीन जो बाहर है फास्फोलिपिड के जो ऊपर प्रोटीन है उसका जो प्रोटीन में 2 टाइप के करेक्टर्स हैं, दैट इज लिपोफिलिक और लिपोफिलिक जो है लिपिड को लिपोफिलिक पार्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन सोलुबल मोलिक्यूल। जो वाटर इन सोलुबल मोलिक्यूल है वो लिपोफिलिक वाला काम करता है, और वाटर का भी जो काम कर रहा है वो वाटर कंटेनिंग इन द मेम्ब्रेन एंड डिस्चार्ज। और लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक, सॉरी यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक मिनट, sorry guys. In particular, they assume that the membrane has both the lipophilic and hydrophobic character. अब जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें दोनों टाइप के करेक्टर है, हाइड्रोफोबिक और लिपोफिलिक। ओके। देन उसके बाद उसी चीज़ को यहाँ पर समझाया है, बाहर जो 2 प्रोटीन है। बेसिकली देखा जाए तो ये जे एन डेनियल और जे एच डेविसन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने काफ़ी अच्छा देखा था उस टाइम में, मतलब मॉडल जो दिया काफ़ी अच्छा मॉडल था। इन्होंने प्रोटीन का एक्चुअली खोज कर लिया था उस समय, उन्होंने देख पाए थे, एज्यूम कर लिए थे। देन उसके बाद जे डी रॉबर्टसन आए, इन्होंने ट्राइमेलर कंसेप्ट दे दिया था। मतलब जे डी रॉबर्टसन 1959 यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब देखे इन्होंने तो उनको 3 लेयर दिखाया दिया, डेट इज़ प्रोटीन और लिपिड का, 2 प्रोटीन और 1 लिपिड का। जो लिपिड वाला लेयर था वो बीच में था और प्रोटीन वाला लेयर दोनों बाहर की तरफ था। प्रोटीन वाला लेयर का साइज है 20 एंगस्ट्रम और जो लिपिड वाला साइज है वो 35 एंगस्ट्रम है। देन उसके बाद सिंगर एंड निकोलसन हैं जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। ओके। और आप ये चीज़ फिगर में देख सकते हो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या क्या देखने को हमें मिलता है। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस, डिफ्यूजन्स वगैरह देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफ्यूजन कैसे होता है ये चीज़ को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। गाइस मैंने पहले ही बताया है, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल,
और अभी मुझे कैमरा फेस करने में और थोड़ा बहुत बोलने में दिक्कत होता है, मैं कभी-कभी खुद में ही कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। एक्चुअली कन्फ्यूज़न इस वजह से नहीं होता है, वो जो प्रेशर है ना कैमरे के सामने का, वो मुझे कन्फ्यूज़ कर देता है। पता नहीं, आप ट्राई करके देखना, घबराहट होता है कैमरे से। ख़ैर छोड़ो, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, इसको अच्छा करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग आगे का लेक्चर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।